हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। सामान्य प्रबंधन की क्लास आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी हो चुकी है, राइट। सेशन नंबर 3 को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रबंध की प्रकृति के बारे में, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं, और साथ ही हम लोग कुछ क्विज भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये सेशन हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा है उसके क्विज आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। और जीएम की क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पर देखते रहिएगा, है ना। 45 लगभग 45 क्लासेस लगेगी। 45 क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विथ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस 2 सेशन हुए हैं, उन दोनों सेशन में हमने जो जो भी चीज़ें कवर करी है फटाफट एक बार एक रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, जब हमने शुरुआत करी थी 3 चीज़ों से करी थी। हमने देखा था प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है। सेकंड नंबर पर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है यानी कि संगठन क्या होता है। फिर हमने देखा था जो सबसे बड़े हमारे गॉडफादर होते हैं प्रशासन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पहले थ्योरी पढ़ा, फिर इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसको समझा था, ठीक है। तो हमने देखा था कि जहाँ से पैसा पूंजी वगैरह आता है, नीति निर्देश आते हैं, वो कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको कौन फॉलो करता है, मैनेजमेंट फॉलो करता है, प्रबंधन फॉलो करता है। प्रबंधन क्या होता है, बेसिकली संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रशासन के बीच की एक कड़ी होती है जो इन दोनों में एक बोल सकते हैं ना कि समन्वय बिठा कर रखती है ना, कोऑर्डिनेशन वगैरह करवाती है इस तरीके से। तो सबसे मेन जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो मैनेजमेंट वाली क्वालिटी यानी कि किसके पास होती है, प्रशासन के पास होती है। ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को काम देती है कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ज़मीनी लेवल पर, क्योंकि इसके पास होते हैं एम्प्लॉयज़ टीम में या फिर इस तरीके से इंडिविजुअली ये लोगों से काम करवाते हैं कि किस तरीके का काम है। कोई भी कंपनी हो गई XYZ कंपनी, तो वो किसकी वजह से चलती है, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और बाहर से मार्केट वगैरह से पैसा उठाना करना, ये सारा काम किसका होता है, या कंपनी का ओनर मालिक कौन होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने प्रबंध की कुछ विशेषताएं भी देखी थी। फटाफट से 1 लाइन में हम लोग विशेषताएं भी देख लेते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि आज जो सेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस सेशन से ही कनेक्टेड है, मतलब प्रीवियस सेशन का आपको देखना ही पड़ेगा। तो फटाफट रिविजन ले लेते हैं। प्रबंध क्या होता है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब जब भी आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई पर्पस तो होगा, आपके कुछ गोल, आपके कुछ टारगेट तो होंगे, है ना। तो प्रबंध क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, सर्वव्यापी है। एक महिला जो घर पर खाना बना रही है और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा देश चला रहा है, सब कुछ किसकी वजह से चल रहा है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से, एक सही तरीके से प्रबंधन की वजह से चल रहा है। तो ये हर जगह व्याप्त है। तो प्रबंधन कैसा होता है, सर्वव्यापी होता है। प्रबंधन कैसा होता है, बहुआयामी होता है, कई तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि प्रबंधन में जो है आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। बहुआयामी होता है तो बहुआयामी में एक तो कार्य को मैनेज करके चलना पड़ता है, वर्क मैनेजमेंट होता है। लोगों को, जितने भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं या जिनको आप देख रहे हैं, उन सभी का मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। परिचालन, जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सबको भी मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हो गया उसको कैसे सेल किया जाएगा, कहाँ से आयात निर्यात होगा, सारी चीज़ें। तो परिचालन प्रबंधन, तो ये बहुआयामी इस तरीके से होता है। प्रबंधन क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये इसके सब टाइप थे, कार्य, लोगों वाला, और एक और हमने देखा था परिचालन। तो ये 3 तरीके का बहुआयामी प्रबंधन होता है। और प्रबंधन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और प्रबंधन क्या है, एक प्रकार से सामूहिक प्रक्रिया जो समूह में संपन्न होती है। कोई अकेला व्यक्ति इसको मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर प्रबंधन के हमने क्षेत्र के बारे में भी देखा था, है ना। प्रबंधन के 2 क्षेत्र होते हैं, एक होता है इसका विषय सामग्री, और दूसरा जो होता है इसका होता है हम लोग क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में, फंक्शनल एरियाज के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने सेशन नंबर 2 के अंदर देखा था। ये वाली चीज़ विषय सामग्री हमने सेशन नंबर 1 के अंदर देख ली थी, ठीक है। विषय सामग्री के बारे में आज फिर से थोड़ा सा रिवीजन होगा के सेशन में, तो शॉर्ट में देख लीजिए विषय सामग्री में क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैटर करता है वो ये करता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कंपनी की या कोई भी चीज़ होगी उसकी प्लानिंग कैसे करके चलते हैं, उसका नियोजन कैसे करते हैं, यही देखा था। सबसे पहले नियोजन कैसे किया जाए,
फिर हम देखते हैं कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ना नियंत्रण कैसे किया जाए, लोगों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, कैसे समन्वय बिठाया जाए, और उसका निर्देशन कैसे किया जाए, है ना, उसको डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाए। और एट दी लास्ट हमने देखा था उत्प्रेरण, मतलब लोगों के अंदर एक मोटिवेशन कैसे लेकर आया जाए किसी भी कार्य को करने का। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, विषय सामग्री थी। ठीक है, तो जो कि हमने देख लिया था कि ये मेन में चीज़ें होती है। और एक और हमने देखा था, इसी के साथ एक पॉइंट और देखा था, नियुक्तियाँ, मतलब स्टाफिंग। आप किसी भी व्यक्ति को कैसे हायर करते हो, उसको कैसे ट्रेनिंग देते हो, किसी को पदोन्नत कैसे करते हो, प्रमोट कैसे करते हो, फिर वो सेवानिवृत्त रिटायर कैसे होता है, कोई गलत कार्य करने पर कैसे निकालते, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है विषय सामग्री के अंदर, मेन सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, प्रबंध की प्रकृति के बारे में देखेंगे। देखो, प्रबंध की प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वान एकमत नहीं है, मतलब सबके अपने अलग अलग थॉट प्रोसेस है। जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ोगे सब में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेगी, कुछ कॉमन भी रहेगी लेकिन कुछ डिफरेंट भी रहेगी। ठीक है, प्रबंध वस्तुतः एक अत्यंत व्यापक धारणा है जिसे कई रूपों में समझा जा सकता है। प्रबंध की प्रकृति में निम्नलिखित बातों का समावेशन होता है, मतलब कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है। प्रबंध क्या है, एक जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा है। मतलब कुछ लोग क्या मानते हैं इसको कि जन्मजात होता है। देखो, जन्मजात शब्द से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी जो होती है वो इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट मतलब एक व्यक्ति का जन्म हुआ है तो डेफिनेटली उसके अगर आगे पेरेंट्स वगैरह हैं, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनके अंदर अगर ये क्वालिटी है तो डेफिनेटली उस बच्चे के अंदर भी मैनेजमेंट क्वालिटी होगी। तो ये माना जाता है कि कोई कवि बचपन से है तो उसके अंदर भी वो क्वालिटी होगी, है ना। तो ये जन्मजात माना है, और कुछ ने माना है कि ये अर्जित है। ये समय के साथ साथ धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग से एक व्यक्ति के अंदर आ सकती है। तो दोनों चीज़ों को लेकर हम लोग मानते हैं कि ये जन्मजात भी होता है और ये अर्जित भी होता है। प्रबंध अपने आप में एक प्रक्रिया है, प्रबंध अपने आप में एक प्रोसेस है, क्योंकि अकेला शब्द नहीं है, पूरा मैनेज आपको करके चलना पड़ता है। तो इसको क्या माना जाता है कि प्रबंध अपने आप में एक प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, है ना, लोगों को गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, है ना, उनकी थॉट प्रोसेस को समझना, उनका कंटिन्यूस यहाँ पर डेवलपमेंट होता रहे, है ना, उनको कंट्रोल करना। तो ये सारी की सारी अपने आप में एक प्रोसेस है। नियोजन, प्लानिंग, जैसे हमने देखा नियोजन, प्लानिंग, है ना, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, तो ये पूरी अपने आप में प्रोसेस है। प्रबंध एक कला भी है और एक विज्ञान भी। इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। क्योंकि आप विज्ञान क्यों बोल रहे हो इसको, विज्ञान इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें विज्ञान की मूलभूत कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको नॉलेज देना पड़ता है, बिल्कुल सही तरीके से समझना पड़ता है। ठीक है, परीक्षण, टेस्ट यहाँ पर होते हैं, परीक्षण होते हैं। परीक्षण कैसे, जैसे कि कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है कि अगर आप व्यक्तियों को इस तरीके से बोलते हैं ना हम लोग, रिवॉर्ड देंगे या पुरस्कृत करेंगे तो ये रिप्लाई जो है या रिस्पॉन्ड जो है ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर कंटिन्यूस उनसे बिना किसी फीडबैक के यदि काम करवाते रहे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन जाएगा। तो इसमें कई सारे विज्ञान के रूल्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको विज्ञान भी माना जाता है और इसको अपने आप में कला भी माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा, विज्ञान अपने आप में एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। ठीक है, प्रबंध अपने आप में एक पेशा है, प्रबंध अपने आप में एक प्रोफेशन है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें एक डेफिनेशन भी आती है लुइस एलन की, है ना। जब हम सारी डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे उसमें आपको दिख जाएगी प्रबंध एक पेशा है, ये वाली बात जो है कौन मानते हैं, है ना। तो लुइस एलन ने बोला था कि ये बहुत विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसका निष्पादन जो है बहुत, जिसका परफॉर्मेंस जब बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, है ना। कुछ इस तरीके की डेफिनेशन है। तो प्रबंध अपने आप में क्या होता है, प्रोफेशन होता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं। ये व्यक्तियों का विकास है लेकिन किसी वस्तुओं का ये निर्देशन नहीं है। ठीक है, प्रबंध अपने आप में एक प्रणाली है, ये अपने आप में एक सिस्टम है। देखो, ये कुछ नए नए शब्द आपको दिखेंगे। प्रबंध क्या है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगी, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। प्रबंध अपने आप में एक सिस्टम है, प्रबंध अपने आप में खुद एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रबंध अपने आप में क्या है, प्रोफेशन है। प्रबंध खुद अपने आप में एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिक उपयोगिता होती है, यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह ये चीज़ें उपयोगी होती है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी कंट्री में मैनेजमेंट करूँ तो मैं बाहर जाकर नहीं कर सकती, मैं डेफिनेटली वहाँ पर भी कर सकती हूँ, क्योंकि रूल्स वगैरह जो चीज़ें होती है वो तो एक ही होती है। प्रबंध एक समग्र विचार है,
प्रबंध मूलतः एक निर्देशन की प्रक्रिया है और प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। वो कल के सेशन में हमने देख ही लिया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, समाज के हित में, सरकार के हित में, सभी को देखते हुए हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे हमने शॉर्ट में तो देख ही लिया है। मैनेजमेंट क्या होता है, इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी होती है। इनबॉर्न मतलब जन्मजात क्षमता होती है, तो ये माना जाता है कि व्यक्तियों में जन्म से ही मैनेजमेंट या लीडरशिप क्वालिटी होती है, और कुछ मानते हैं कि ये आसपास के वातावरण, इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीख कर, देख कर जो है आप समझ सकते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी आ सकती है। तो हम लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। अकेले किसी भी चीज़ को मेंशन करना यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो इसमें सारी बस वही बातें लिखी हुई है कि पहले परंपरागत तरीकों में केवल इनबॉर्न क्वालिटी को माना जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जिस व्यक्ति ने चीज़ों को सीखा है, लर्न किया है, वो भी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ लेकर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रबंध अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है खुद एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। ठीक है, विभिन्न क्रियाओं के मध्य पारस्परिक समन्वय स्थापित करना, पथ प्रदर्शन, गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, है ना, विचार करना, निर्णय लेना, सतत नियंत्रण, कंटिन्यूस कंट्रोल यहाँ पर करते रहना अपने पूरे सिस्टम को, और संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करना, किसके लिए, योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका कार्यान्वयन यहाँ पर करने के लिए। तो ये एक पूरी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ ही ली है। अब लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोले ना तो ये वाली है। प्रबंध के स्तर से अभिप्राय व्यावसायिक उपक्रम के प्रबंध से संबंध रखने वाले विभिन्न पदाधिकारियों से है ना, उसका वर्गीकरण करने से जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है उसके कितने स्तर होते हैं, उसके कितने लेवल होते हैं, उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, दूसरा आपका मिडिल लेवल का मध्यम स्तरीय मैनेजमेंट होता है, और तीसरा जो होता है पर्यवेक्षीय होता है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। हर एक के अंदर 3-3 लेवल होंगे, है ना। अगर आप इसका पूरा एक डायग्राम बनाना चाहें तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट और लोअर लेवल का मैनेजमेंट। फिर इसके भी 3 सब टाइप्स हो गए, है ना। ऐसे अपनी कॉपी में ज़रूर से बनाकर लिख लीजिएगा। देखो शीर्ष लेवल पर क्या हो जाएगा, संचालक मंडल हो जाएगा, है ना, जो अपना लीड जो मेन होगा वो संचालक मंडल, यहाँ पर जो पूरा संचालन कर रहा है कंपनी का। फिर उसके नीचे कौन आ जाएगा, प्रबंध संचालक आ जाएगा, और इसके नीचे कौन आ जाएगा, मुख्य प्रबंध आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद कर लो। अभी तीनों का कार्य भी देखेंगे, कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंध। ठीक है, अब मध्यम लेवल की बात करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, देखो मध्यम लेवल पर कौन होता है, मध्यम लेवल पर आपका एक प्रबंधक आ जाएगा, उप प्रबंधक आ जाएगा और सहायक प्रबंधक आ जाएगा। ठीक है, मध्यम लेवल पर कौन हो जाएगा, प्रबंधक। इससे पहले लास्ट कहाँ पर एंडिंग करी थी, पुरानी चीज़ों को भी याद रखना है। टॉप लेवल में कौन सी 3 चीज़ें होती है, बताओ फटाफट से, कौन सी 3 चीज़ें होती है टॉप लेवल में। सबसे पहले संचालक मंडल होता है, फिर प्रबंध संचालक होता है, और फिर कौन होता है, मुख्य प्रबंधक होता है। ठीक है, कौन होता है, मुख्य प्रबंधक होता है। फिर मिडिल लेवल की बात करें, मध्यम स्तर की बात करें, तो इसमें प्रबंधक हो गया, उप प्रबंधक हो गया, ठीक है, और सहायक प्रबंधक हो गया। ये मिडिल लेवल की बात हो गई। अब लोअर लेवल की बात कर ले। लोअर लेवल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में कौन हो जाता है ना, 3 लेवल होते हैं, इसको लोअर लेवल भी यहाँ पर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोला जा सकता है। इसमें अधीक्षक आपका आ जाएगा, पर्यवेक्षक आ जाएगा, जो पूरा एक एनालिसिस करने वाले रहते हैं ना, और तीसरा कौन हो जाएगा, फॉरमैन हो जाएगा। तो टोटल कितने पद हो गए, 9 पद हो गए। लेवल कितने हो गए, 3 लेवल और 9 पद आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉप मैनेजमेंट की आपने बात कर ली ना। अब टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं, जो आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही थी कि संचालक मंडल क्या होता है, तो वो यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है ना। सर्वोच्च या उच्च स्तर प्रबंध जो है शीर्ष स्तर का प्रबंध कहलाता है। शीर्ष स्तरीय व्यावसायिक उपक्रम के समूचे प्रबंध संचालक नीति निर्माण और आधारभूत निर्णय लेने वाले काम करता है। शीर्ष प्रबंध में संचालक मंडल आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे आपने सुना भी होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स चल रही है, मीटिंग यहाँ पर चल रही है, इस तरीके से। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये कंपनी के बिल्कुल बोल सकते हैं टॉप लेवल पर होते हैं, जिनकी बात जो है पूरी कंपनी को माननी पड़ती है, इनके डिसीजन वैलिड या मान्य माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 पद देखे थे आपने,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, और चीफ जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है, जीएम जनरल मैनेजर यहाँ पर हो गया, सीजीएम इसको बोल सकते हैं, चीफ जो मेन आपका जनरल मैनेजर रहेगा। इन अधिकारियों के समूचे कार्य जो है निर्णयात्मक, विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, मतलब ये लोग जो डिसीजन लेंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी इसमें सदस्य हो सकते हैं जो भी होंगे, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो हमारे जनरल मैनेजर हैं, ये जो भी डिसीजन लेंगे, है ना, चीफ जनरल मैनेजर जो भी डिसीजन लेंगे वो क्या करने पड़ेंगे, जो मध्यम स्तर के जो हमारे पद हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक वृहद व्यावसायिक उपक्रम के उद्देश्यों तथा नीतियों का निर्धारण जो है कौन करता है, संचालक मंडल करता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं एवं उसके परिणामों की समीक्षा करना। लास्ट टाइम हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी तो उसका क्या रिजल्ट आया, इससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, इससे हमारे शेयर मार्केट में बढ़े या गिरे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, आय का वितरण करना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, ठीक है। मुख्य अधिशासी चीफ एग्जीक्यूटिव का चयन करना, है ना, जो सीईओ वगैरह है इसका चयन कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करना। इन कर्तव्यों को सफलतापूर्वक तभी निष्पादित किया जा सकता है जब ये संचालक मंडल अपना कार्य जो है प्रॉपर तरीके से और ढंग से करेंगे, ठीक है। तो ये संचालक मंडल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्पेसिफिक कार्य होते हैं। चलिए, अब संचालक मंडल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि वो निर्णय ले पाए, उनकी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए कि वो ये देख पाए कि आज से ठीक 10 साल बाद हमारी कंपनी कहाँ पर होगी और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करे। इनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, किसी भी अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो उसको लेकर वो कॉन्फिडेंट रहे। पहल किसी भी कार्य को करने का इनिशिएटिव लेने की क्षमता होनी चाहिए, मानवीय समझ होनी चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, न्यायप्रिय उसे होना चाहिए। प्रत्येक निगमित संस्था में उद्देश्य एवं नीतियाँ तो संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित की जाती, मतलब डिसीजन वगैरह लेना, नियम वगैरह बनाना, ये सब कार्य किसका होता है, संचालक मंडल का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। किंतु जो रियल में जो कार्य करना है वो कौन करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं, जनरल मैनेजर करते हैं, जिसे मुख्य अधिशासी के नाम से, चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, मुख्य अधिशासी जो भी आपने देखा, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये किस तरीके से कार्य करते हैं। देखो, अधीनस्थों में स्वयं की पहल के आधार पर अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करने की भावना को बनाए रखना, समूचे संगठन तथा संचालक मंडल के बीच में जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बोला उसके बीच में एक समन्वय बिठाकर रखना, समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो डेलीगेशंस होते हैं, उसके लिए एक ठोस विचारधारा रखना और उसको एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। प्रभावपूर्ण समन्वय व सामंजस्य स्थापित करना, है ना, संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित नीतियों का प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करना, यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ अधिकारी संस्था की नीतियों व उनके प्रभावों से पूर्णतः परिचित हो, यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ अधिकारी योग्य व कार्यकुशल है, यह सुनिश्चित करना कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मितव्ययिता और कार्यकुशलता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकली इफिशियंसी वगैरह सब कुछ अच्छी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि पैसा बर्बाद हो रहा है कहीं पर। ये सारी चीज़ों को लेकर चलने का कार्य किसका होता है, मुख्य अधिशासी का होता है, ठीक है। अब मिडिल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात होगी कि सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं। अब जो मिडिल लेवल के होते हैं, मध्यम स्तरीय प्रबंध से अभिप्राय उस स्तर से है जो शीर्ष प्रबंध तथा पर्यवेक्षक के मध्य की कड़ी होगा, मतलब टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच की कड़ी कौन हो जाएगा, यहाँ पर मध्यम स्तरीय वाला हो जाएगा, मिडिल वाला हो जाएगा। मध्यम स्तरीय प्रबंध द्वारा शीर्ष प्रबंध के सारे निर्देश का पालन किया जाता है। मध्यम प्रबंध के अधीन पर्यवेक्षक प्रबंध होता है, अर्थात मध्यम प्रबंध जो है पर्यवेक्षी प्रबंध का उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग होता है। वही बोला गया है कि सबसे बड़ा ये होता है, फिर उससे छोटा ये और उससे छोटा ये होता है, ठीक है। इसमें 3 पद होते हैं, एक मैनेजर होता है, एक डिप्टी मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अब जो पर्यवेक्षक है इसके कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। अब इसके जो है पर्यवेक्षक की बात कर ले, इनके भी अपने आप में 3 लेवल होते हैं।
है ना। एक सुप्रीडेंट होता है, अधीक्षक होता है, एक पर्यवेक्षक सुपरवाइजर होता है, एक फॉरमैन होता है। तो ये अपने आप में 3 लेवल हो गए। सबसे निचला स्तर इसको यहाँ पर बोला जाता है। अब डायरेक्टली हम लोग प्रबंध के कार्य की बात कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। तो प्रबंध के कार्यों के संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है, मतलब सबने अपने अलग अलग तरीके दिए हैं। डेफिनेटली सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, तो सबने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किया होगा। सर्वप्रथम वर्ष 1916 में हेनरी फेयल के प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन किया और प्रबंध के 5 प्रकार इन्होंने यहाँ पर बताए। बेसिकली 3 डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें से सबसे पहली आप लोग देख रहे हैं हेनरी फेयल की। इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला क्या है? पूर्वानुमान तथा नियोजन करना, मतलब आप प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, नियोजन कर पा रहे हैं, प्रिडिक्शन लेकर आप प्लानिंग कर पा रहे हैं अपनी कंपनी के फ्यूचर की। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संगठन, है ना। निर्देशन, आप यहाँ पर एक डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना। समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिठाकर चल रहे हैं और चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हेनरी फेयल ने कितने प्रकार बताए? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रबंधन के कार्य में अपना उत्प्रेरण जो है, मोटिवेशन जो है, उसकी बात नहीं कही है, तो देख लो हेनरी फेयल ने नहीं बोली है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो आंसर थ्योरेटिकल आपके ऐसे आएंगे। लूथर गुडलिक की बात कर ले, इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। नियोजन होगा, वही प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, नियुक्ति होगी, स्टाफिंग होगा, संचालन होगा यहाँ पर, ठीक है, समन्वय होगा, रिपोर्टिंग होगा और बजटिंग होगा। तो ये टोटल कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए। हेराल्ड स्मिडी की बात करें तो इन्होंने 4 बताए हैं, नियोजन, संगठन, एकीकरण और माप। ठीक है, इसी तरीके से और अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने नाम बताए हैं। ठीक है, तो 3 नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। हेनरी ने 5 बताए हैं, लूथर ने 8 बताए और हेराल्ड ने यहाँ पर 4 प्रकार बताए हैं, है ना। नियोजन, प्लानिंग यहाँ पर करना, संगठन ऑर्गेनाइज करना, एकीकरण इंटीग्रेट करना, माप मेजरमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रबंध के अर्थ को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। प्रबंध के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो मुख्य कार्य, मेन वर्क आपका यहाँ पर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? सहायक कार्य, हेल्पिंग वर्क आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। मुख्य कार्य में नाम तो वही है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग और अभिप्रेरण। लास्ट सेशन में इनको पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो प्रबंधन के ये मुख्य कार्य होते हैं, प्राइमरी फंक्शन होते हैं। सेकेंडरी के बारे में देखने से पहले आप इसको एक बार से देख लीजिएगा। प्रबंध में जो है 5 एम का प्रयोग किया जाता है ना। एक नया पॉइंट है, मतलब प्रबंध मैनेजमेंट के 5 एम, है ना। ठीक है, 5 एम मतलब पाँचों की शुरुआत कहाँ से होगी? इंग्लिश में देखो तो एम से होगी। जैसे कि कोई भी मनुष्य है, वो कोई भी मटेरियल लेकर आएगा, इसको मैं कहानी के टर्म्स में आपको याद करवा रही हूँ। कोई भी मैन है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो क्या करेंगे? सामान लेकर आएंगे मार्केट से, है ना। मान लो कोई भी कच्चा माल लेकर आए, है ना, प्राइमरी इंडस्ट्री से, फिर उसको मशीन के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया, जैसे कोई भी स्पेसिफिक हो गया, उससे उनकी मनी यहाँ पर जनरेट हुई, और इसी तरीके से और मेथड लगाकर उन्होंने बहुत सारा पैसा यहाँ पर बना लिया। तो ये क्या है? मैनेजमेंट है, जिसमें 5 एम प्रयोग होते हैं। एम फॉर मैन, एम फॉर मटीरियल, एम फॉर मशीन, एम फॉर मनी और एम फॉर मैथड। ठीक है, क्लियर है? आप आपकी कहानी बना लीजिएगा अपने हिसाब से कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर कच्चा माल उठाया, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री से, ताकि आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व्यवसाय के बारे में भी पता चल जाए। ठीक है, फिर उन्होंने एक मशीन खरीदी, उस मशीन से उन्होंने उसकी सफाई करके जो है यहाँ पर सरिया वगैरह बनाया, जो भी बनाया इंडस्ट्री में लगाया, उससे पैसा बनाया, और इसी मेथड को उन्होंने अप्लाई करके बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मनी यहाँ पर बना ली। ठीक है, चलिए 5 एम पता चल गए। अब सेकेंडरी वर्क की बात कर लेते हैं। प्रबंध के जो सहायक कार्य होते हैं, अभी मेन आपने देख लिए थे, है ना, जो भी प्राइमरी फंक्शन है वो देख लिया। अब सेकेंडरी फंक्शन या सब्सिडरी फंक्शन देख लीजिए। रिसर्च करना, डिसीजन मेकिंग होना, प्रतिनिधित्व करना, कम्युनिकेशन करना, फोरकास्टिंग करना और इनोवेटिव होना, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे सहायक कार्य हो गए, सब्सिडरी फंक्शन हो गए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा? सामान्यतः प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3 और 4। अभी आपने देखा था 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल, जिसको आप यहाँ पर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोल सकते हैं। हर एक में कितने पद होते हैं? हर एक में 3 होते हैं, मतलब 3 लेवल होंगे, और पद कितने होंगे? तो 9 पद होंगे।
ठीक है, रिवाइज तो नहीं करना है। कौन कौन से पद है फटाफट से देख लो। टॉप लेवल में कौन कौन से हो गए, 3 हो गए, संचालक मंडल हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, प्रबंध संचालक हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, मुख्य प्रबंध हो गया। फिर मिडिल लेवल की बात करी थी, मिडिल लेवल में भी 3 होते हैं, प्रबंध होता है, उप प्रबंधक होता है, सहायक प्रबंधक होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, है ना। फिर पर्यवेक्षक में हमने देखा था कि इसमें भी 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल कौन से होते हैं, अधीक्षक होता है, पर्यवेक्षक होता है, फोरमैन होता है, ठीक है। तो अभी तो केवल लेवल की पूछा था, 3 लेवल होते हैं, और पद यहाँ पर दे दे तो 9 पद होते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान। चलिए, प्रबंध कला के रूप में क्यों माना जाता है, जिसे हमने देखा था प्रबंध कला है, प्रबंध विज्ञान है, प्रबंध प्रक्रिया है, प्रबंध पेशा है ना। वही सारे 8 से 10 पॉइंट यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रबंध को कला क्यों माना जाता है, क्योंकि ये सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत धारणा नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये रचनात्मकता पर आधारित नहीं है। देखो ये तीनों तो नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं तो नहीं आना था, क्योंकि ये तीनों व्यक्तिगत धारणा है, व्यवहार पर आधारित और रचनात्मकता पर आधारित है। लेकिन इसको कला क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अपने आप में क्या करता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं पहले चीज़ों को, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। प्रबंध के विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषता क्या, आपने बोला था प्रबंध अपने आप में एक साइंस है ना, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से नियम वगैरह लगा सकते हैं। तो क्रमबद्ध ज्ञान का समूह बिल्कुल है, परीक्षण पर आधारित है, बिल्कुल है, व्यापक वैधता है, बिल्कुल है। तो क्या ये सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रबंध अपने आप में पेशा क्यों है, बताओ, क्योंकि ये ज्ञान के समूह पर आधारित नहीं है, व्यवसाय की विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित है, नए विषयों पर आधारित है और दक्षता पर आधारित है। क्या करके आओगे आंसर, प्रबंध जो है व्यवसाय के भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर आधारित है, ठीक है। देखिए कहाँ पर आपको, जैसे कि किसी भी प्रोफेशन में जहाँ पर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहीं पर आपको फिजिकल वर्क करना हो गया कि आपको साइट पर जाकर काम करना हो गया, इस तरीके से देखरेख करनी होगी, या फिर कोई मस्तिष्क संबंधी कार्य भी हो सकता है कि जिस जस्ट आपको जैसे IT कंपनी होगी तो टेबल चेयर पर बैठकर सिर्फ कार्य ही करना है, अपना दिमाग ही लगाना है, कोई फिजिकल वर्क आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं पर या व्यवसाय की विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए, नीति निर्धारण कार्य क्या है, नीति निर्धारण नियम कानून कौन बनाता है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट बनाता है, मिडिल लेवल का, परिचालन का, या इन सभी का। देखो अभी इसमें उपरोक्त सभी कोई भी लगाकर नहीं आएगा। अभी हमने देखा था नीति निर्धारण का कार्य किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट करवाता है किसके थ्रू, जो हमारा लोअर लेवल है या फिर सुपरवाइजरी लेवल है उसके थ्रू, ठीक है। तो नीति निर्धारण पैसा वगैरह कौन देता है, गॉडफादर देते हैं। गॉडफादर कौन है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो चैप्टर 1 थ्योरेटिकल था, किस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर अराइज होते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा। इसकी क्लासेस आपको ऐप पर भी मिल जाएगी, ऐप पर जाकर भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।